नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और मैं हूं आशीष तिवारी। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और आज जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब विधानसभा सत्र का दूसरा दिन है। विधानसभा के बजट सत्र में सबसे अहम बात जो 2 दिनों में देखी गई है वो ये है कि इस पूरे विधानसभा सत्र में अब तक शायद विधानसभा की मर्यादा जो होती है वो तार तार होती दिख रही है। मर्यादा के आसपास तो छोड़िए, कई किलोमीटर दूर तक विधायकों और मंत्रियों का उससे वास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। हम जिक्र कर रहे हैं दरअसल प्रेमचंद अग्रवाल जो संसदीय कार्य मंत्री हैं और कांग्रेस विधायक मदन सिंह बिष्ट के बीच हुए विवाद का। दरअसल विधानसभा सत्र के पहले दिन जब राज्यपाल का अभिभाषण चल रहा था, उस दौरान विपक्ष अपने तेवर के मुताबिक अभिभाषण का विरोध कर रहा था और सरकार के दावों पर सवाल उठा रहा था। उस दौरान मदन सिंह बिष्ट ने एक तरीके से सरकार पर कई तोहमतें लगानी शुरू की और आरोप लगाया कि सरकार झूठ बोल रही है। संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को यह बात इतनी चुभी कि उन्होंने बेहद तल्ख लहजे में मदन सिंह बिष्ट को कह दिया कि आप सदन से बाहर चले जाइए। यह बातचीत का तरीका कुछ ऐसा था मानो गली के 2 युवा आपस में लड़ाई कर रहे हों। शायद ये दोनों विधायक, उसमें से एक मंत्री भी है, ये भूल गए कि वो राज्य की विधानसभा के भीतर बैठे हुए हैं। वहां पर वो इस तरीके का एक्ट कर रहे हैं। इसके बाद ये मामला बहुत बढ़ा। प्रेमचंद अग्रवाल ने यह तक आरोप लगा दिए कि मदन सिंह बिष्ट विधानसभा सदन में शराब पीकर आए थे। मदन सिंह बिष्ट को यह बात खासा नागवार गुजरी। उन्होंने कहा कि अगर प्रेमचंद अग्रवाल को लगता है कि मैं शराब पीकर आया हूं तो मेरी जांच करा लें और पता चल जाएगा कि मैं शराब पीकर आया हूं या नहीं आया हूं। इसके बाद प्रेमचंद अग्रवाल ने भी अपने कई और आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि मदन सिंह बिष्ट सरकार को चोर कह रहे थे और जिस लहजे में कह रहे थे वो बिल्कुल भी ठीक नहीं था, वो स्वीकार्य नहीं था। दोनों के ही आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, लेकिन ये पहले दिन के बाद दूसरे दिन तक ये पूरा विवाद देखने को मिला और अब बाकायदा बीजेपी की 2 ऐसे महिला विधायक हैं, 2 जिसमें रेणु बिष्ट हैं। उन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले की जांच कराई जानी चाहिए और जिस तरीके का व्यवहार किया है मदन सिंह बिष्ट ने वो बेहद अभद्र व्यवहार है। और उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी को एक चिट्ठी लिखी है और कहा है कि इस पूरे मामले का जो दुर्व्यवहार जिस तरीके से किया गया है इसकी जांच और एथिक्स कमेटी इस पर कोई एक्शन ले। इसके बाद ऋतु खंडूरी ने भी इस लेटर को स्वीकार किया है और उसके बाद उन्होंने एथिक्स कमेटी को भेज दिया। विधानसभा की जो इस तरीके की मर्यादित आचरण को नियंत्रित करती है और यह सुनिश्चित करती है कि सदन की मर्यादा बनी रहे, वो तार तार न हो। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने एक बात बिल्कुल साफ कर दी है कि विधानसभा का बजट सत्र जिस गंभीरता से होना चाहिए था, जनता के जिन सरोकारों से जुड़ा होना चाहिए था, जनता से जुड़े जिन मुद्दों की बात होनी चाहिए थी, वो मुद्दे कम से कम जब सिर्फ 3 दिन का सत्र है उसमें से 2 दिन आपके सिर्फ इस विवाद पर निकल जाते हैं और मामला यहां तक पहुंचता है कि वो एथिक्स कमेटी तक चला जाता है और एथिक्स कमेटी की अब रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। आप समझ सकते हैं कि उत्तराखंड विधानसभा में माननीयों का यह तू तड़ाक वाला व्यवहार पूरे राज्य के लिए कितना गंभीर विषय हो सकता है, क्योंकि पूरे राज्य की निगाहें बजट सत्र पर होती हैं। यूं भी कह लीजिए कि जब विधानसभा का सत्र होता है तो राज्य के नागरिकों की निगाहें इस सत्र पर होती हैं और वो देखती हैं कि आखिर राज्य के लिए सरकार और जो विपक्ष में बैठे विधायक हैं वो क्या फैसला ले रहे हैं, किस तरीके की नीतियां बन रही है, क्या चर्चाएं हो रही हैं। लेकिन चर्चाएं तो छोड़िए, यहां तू तड़ाक और शराब और चोर जैसे मसलों की आवाज, उनकी गूंज विधानसभा में सुनाई दे रही है। ये शायद हम सब के लिए शर्म से डूब मरने की बात हो सकती है। तमाम राज्य के लोगों के लिए जिन्होंने आंदोलन करके ये राज्य लिया और उनके जनप्रतिनिधि अगर इस तरीके का व्यवहार सदन में बैठकर कर रहे हैं तो क्या हमारे लिए आईने अब धुंधले हो जाएंगे?
ये बड़ा सवाल है। क्या हमें अब शर्म से अपना चेहरा छुपाने का वक्त आ गया है? ये बड़ा सवाल है। ये तय आपको करना है, क्योंकि आपके जनप्रतिनिधियों का जो व्यवहार है वो कहीं से भी अनुकरणीय नहीं माना जा सकता है। विधानसभा में कुछ और मसले भी आज गूंजे हैं, जैसे स्मार्ट मीटर के मसले पर आज विपक्ष ने खासा हंगामा किया है और इस पर नियम 310 के तहत बहस की भी मांग की जा रही थी, यानी तमाम काम छोड़ दिए जाएं और उसके बीच इस पर चर्चा हो, क्योंकि स्मार्ट मीटर का जो मसला है और ख़ासतौर पे उधम सिंह नगर में, किच्चा और आसपास के इलाकों में स्मार्ट मीटर को लेकर विपक्ष के विधायक, खासतौर पर तिलक राज बेहड़ ने बेहद आक्रामक तेवर अपना रखा है। यहाँ तक कि उन्होंने स्मार्ट मीटर लगाने जा रही जो कर्मचारी हैं उनसे लेकर स्मार्ट मीटर को सड़क पर फेंक कर उनको तोड़कर अपना विरोध दर्ज कराया। उसके बाद से स्मार्ट मीटर को लेकर सरकार बहुत एग्रेसिव तरीके से कोशिश कर रही है कि लोगों के मन में इसे लेकर जो धारणाएं बनाई जा रही हैं, विपक्ष जिस तरीके की बात कर रहा है उसकी काट जनता तक पहुंचाई जाए। लेकिन ये मसला बेहद गंभीर हो गया है, इसमें कोई दो राय नहीं, और विधानसभा तक ये पहुंचा है। अब जाहिर सी बात है कि ये देखना दिलचस्प होगा कि सरकार फिलहाल इस पूरे मसले पर क्या एक्शन लेती है, क्योंकि सरकार के लिए थोड़ा मुश्किल है कि स्मार्ट मीटर पर, क्योंकि हाल ही में बहुत वक्त नहीं बीता है जब नए मीटर लगाए गए थे और पक्ष बार बार इसी बात को उठा रहा है कि अभी कुछ ही समय पहले पूरे राज्य में नए मीटर बिजली के लगाए गए, जिसमें पुराने मीटर को हटाया गया और नए तरीके के मीटर लगाए गए। फिर ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी है कि उन मीटरों को कुछ ही वक्त में हटाकर इतने पैसे खर्च करके और फिर नए सिरे से स्मार्ट मीटर लगाए जाए? इनमें आखिर ऐसी क्या खूबी है? अब सरकार को इस पर जवाब देना है। दिलचस्प होगा कि सरकार इस पर क्या जवाब देती है, जनता को कैसे संतुष्ट करती है। कुछ और मसलों की अगर हम बात करें तो आज कैबिनेट ने एक बड़ा अहम फैसला लिया है और सख्त भू कानून की जो उम्मीद थी उस पर आगे बढ़ते हुए सरकार दिख रही है। सरकार ने सख्त भू कानून के लिए पहला कदम एक तरीके से कहें कि उठा दिया है। कैबिनेट ने जो पूरा भू कानून है उसका जो प्रस्ताव था उसको पास कर दिया और अब बहुत जल्द माना जा रहा है कि इसी सत्र में सख्त भू कानून विधानसभा से पास हो जाएगा और उसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। भू कानून के बारे में हमने पूरा एक डिटेल वीडियो बनाया है, अपने चैनल पर डाला है, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे और ऊपर आई बटन में भी हम उसको डालने की कोशिश करेंगे। आप चाहें तो उस पर क्लिक करके इस पूरे वीडियो को डिटेल में देख सकते हैं कि आखिर सरकार ने, कैबिनेट ने किस तरीके का भू कानून अप्रूव किया है और भू कानून में क्या नए बदलाव होने जा रहे हैं। दिलचस्प ये है कि 2017-18 में जब त्रिवेंद्र सरकार आई थी उस वक्त जिस तरीके का भू कानून लाया गया था, धामी सरकार ने उस भू कानून को पूरी तरीके से निरस्त कर दिया है। उसके जो प्रावधान थे उसको पूरी तरीके से निरस्त कर दिया है और अब एक नया भू कानून आने जा रहा है। सरकार के लिए भू कानून को लाना एक बड़ी चुनौती थी, सरकार के लिए एक सिरदर्द बनता जा रहा था, क्योंकि भू कानून की मांग लगातार हो रही थी और भू कानून को लेकर पूरे राज्य में अलग अलग जगहों पर आंदोलन हो रहे थे, लोग रैलियां निकाल रहे थे, पूरे मंच सक्रिय थे, वो मूल निवास और भू कानून को लेकर आवाज़ उठा रहे थे। हालांकि मूल निवास को लेकर अब तक सरकार ने कुछ बहुत बड़ा फैसला नहीं लिया है, लेकिन भू कानून के मसले पर ये जो मामला है, भू कानून को सरकार ने फिलहाल लग रहा है कि हैंडल कर लिया है एक तरीके से। शायद ये धामी सरकार के लिए ऐतिहासिक फैसला हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके के सख्त भू कानून की मांग हो रही थी, माना जा रहा है कि ठीक उसी तरीके का या बहुत हद तक उस तरीके का भू कानून राज्य में आने जा रहा है। हालांकि भू कानून के सारे प्रावधान क्या होंगे, जब पास होगा उसमें क्या बदलाव होंगे, लेकिन वो देखना होगा। लेकिन अब तक कैबिनेट ने जो पास किया है, जिस तरीके से जो खबरें आई हैं, वो लग रहा है कि बेहद सख्त भू कानून आने जा रहा है। सदन की कार्रवाई के दौरान आज सुबह सीडीएस अनिल चौहान ने भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की है। पुष्कर सिंह धामी से और सीडीएस की मुलाकात को लेकर चर्चाएं हुई, लेकिन जो खबरें आईं वो ये थी कि पौड़ी के रहने वाले हैं, चूँकि हमारे जो सीडीएस है अनिल चौहान, और उनके गाँव में सरकार किसी कार्यक्रम की तैयारी कर रही है और इस कार्यक्रम को लेकर चर्चा करने सीडीएस अनिल चौहान धामी से मुलाकात करने पहुंचे थे। फिलहाल क्या आपको लगता है कि भू कानून जैसा आपके जहन में है वैसा आ रहा है?
क्या आपको लगता है कि विधानसभा में जिस तरीके से विधायकों और मंत्रियों का व्यवहार है तू तड़ाक वाला, क्या उससे राज्य की जो छवि बन रही है वो ठीक नहीं बन रही है, विधानसभा की मर्यादा तार तार हो रही है? आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। राज्य की सियासत से जुड़ी खबरों के लिए हमारे साथ आप जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।